Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चा. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. तो बायोलॉजी हो गया कंप्लीट आपका? यस सर. बस फिजिक्स बचा है. थोड़ा सा केमिस्ट्री. बस कल 11 बजे क्लास लगाई है, आ जाना है ना. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. क्या हो गया भैया? तोतला मत बन भाई, तोतला मत बन. गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. चलो स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून. आप लिखो रेडिएशन प्रेशर. विकिरण दाब. रेडिएशन प्रेशर मतलब विकिरण दाब. बच्चों जब किसी बॉल को किसी दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है, उसके संवेग में, उसके मोमेंटम में चेंज आता है और इसकी वजह से बॉल दीवार पर एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर, एक दाब लगता है. उसी तरह जो हमारा रेडिएशन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या जो लाइट होती है बेटा, इसमें भी मोमेंटम होता है, संवेग होता है. आप में से कोई फार्मूला बताएगा? अगर लैम्बडा वेवलेंथ है लाइट की तो फोटोन का मोमेंटम क्या होता है बताओ? जरूर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा 100%. P is equals to h by lambda. करेक्ट. तो बेटा फोटोन में मोमेंटम होता है, तो लाइट जब किसी सरफेस से टकराएगी तो वो फोटोन टकराकर वापस आएंगे और उन फोटोन के भी मोमेंटम में, संवेग में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा. उसकी वजह से वो फोटोन भी उस सरफेस पर एक फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर आएगा बेटा, उसे रेडिएशन प्रेशर कहते हैं. अब 2-3 तरह की सरफेस हो सकती है. हो सकता है एक सरफेस पूरी तरह से रिफ्लेक्टर हो. रिफ्लेक्टर मतलब परावर्तक. ये भी हो सकता है सरफेस हमारा एब्जॉर्बर हो. एब्जॉर्बर मतलब अवशोषक. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला बना लेंगे. तो 2 लाइनें लिखो. लिखो, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस. जब विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सतह से टकराती हैं, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स strikes to any surface, comma, there is change in momentum of each photon. There is change in momentum of photons. There is change in momentum of photons. Full stop. जब विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सतह से टकराती है तो फोटोन के संवेग में परिवर्तन होता है. तो फोटोन के संवेग में परिवर्तन होता है. आगे लिखो बेटा. ड्यू टू दिस चेंज इन मोमेंटम, ड्यू टू दिस चेंज इन मोमेंटम, इस संवेग में परिवर्तन के कारण
waves exert a force on the surface. संवेग में परिवर्तन के कारण तरंगे सतह पर बल लगाती है, तरंगे सतह पर बल लगाती है, फुल स्टॉप। Pressure created due to this force is called radiation pressure, है ना, या ऐसे लिख लो, force per unit area, force per unit area is called radiation pressure. एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यह बल विकिरण दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यह बल विकिरण दाब कहलाता है। तो बच्चों मैं बता रहा था ना, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पूर्ण परावर्तक सतह के लिए बेटा ये जो प्रेशर होता है ये होता है 2I/c, 2I/c है ना। पूर्ण परावर्तक सतह के लिए 2I/c होता है। यहाँ पर I क्या होता है बेटा? I होता है इंटेंसिटी ऑफ बीम, लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। I बराबर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। बीम को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? बताओ ना। सर पुंज बोलेंगे क्या? हाँ, प्रकाश पुंज की तीव्रता, और सी तो जानते ही है, प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा। अगर सरफेस एब्जॉर्बर है फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, है ना, पूर्ण अवशोषक सतह के लिए बेटा इसके लिए P होगा केवल I/c, 2 नहीं आएगा। अगर आप में से कोई कारण बताएगा तो और अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में सब पढ़ा चुके हैं हम। तो ये बताओ कि बेटा अगर अवशोषक है, सतह एब्जॉर्बिंग है, तो 2 क्यों नहीं आया, ये बताओ। नहीं बताओगे? चेंज इन मोमेंटम एमवी होगा ना, वो वापस आएगा नहीं, अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हाँ उसकी सही है, सही है, सही है। जब कोई बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाती है तो संवेग में परिवर्तन 2 mv होता है, लेकिन अगर वो सतह से टकराकर वहीं रुक जाती है तो संवेग में परिवर्तन ओनली mv होता है, इसलिए 2 नहीं आया यहाँ पर। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक क्वेश्चन बना देते हैं, चलो छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं कि एक किरण पुंज है ना, एक प्रकाश पुंज है, लाइट बीम है, उसकी इंटेंसिटी I है, वो किसी सरफेस के लंबवत आपतित हो रही है, सरफेस परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। लिख लो यार, लिख ही लो। देखो एक प्रकाश पुंज की तीव्रता I है जो किसी सतह के लंबवत आपतित है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इज I and it is normally incident on a surface. लाइट बीम की इंटेंसिटी I है और ये किसी सतह पर, किसी सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट। कैलकुलेट रेडिएशन प्रेशर if surface reflects 60% light and absorb 40% light.
if surface reflects 60% light and absorb 40% light. विकिरण दाब बताइए यदि सतह 60% प्रकाश को परावर्तित कर देता है तथा 40% को अवशोषित कर लेता है। 40% को एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, 60% को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बताओ रेडिएशन प्रेशर कितना आएगा? ये कौन बच्चा है? ZAYN। चरणजीत का 1.6 है और वो बच्चा जो है कौन है? नाम बताएं अपना। मनीष ही है, हाँ मुझे लग तो रहा था तो ही होगा। ठीक है, दोनों का 1.6 आ रहा है। अनुराग इसका भी 1.6 आ रहा है। चलो बच्चों मैं बताता हूँ, देखो बेटा हमारी जो लाइट है उसका 60% रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो प्रेशर आएगा वो होगा 60% रिफ्लेक्ट हो रहा है ना बेटा। रिफ्लेक्ट के लिए होता है 2I/C, 2I/C, और I आपको 0.6 लेना है क्योंकि 60% ही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो 0.6 लेना है। फार्मूला लगाना है 2I/C प्लस बेटा 40% हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो एब्जॉर्ब होता है उसके लिए फार्मूला होता है I/C। तो यहाँ I/C आएगा, लेकिन I आएगा 0.4I। तो कुल मिलाकर बच्चा 1.2 और 0.4 1.6 हो गया I/C। बस क्वेश्चन हो गया अपना सोल्व। ठीक है, बच्चों अगर कोई लाइट बीम नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, किसी सतह से तिरछा टकरा रही है, अगर लाइट बीम तिरछा टकरा रही है, मैं डायग्राम भी बना रहा हूं, और नंबर 3 लिख दो। 1 2 लिखा था ना, उसके बाद नंबर 3 लिख दो। इफ light beam is incident obliquely, इंसिडेंट ऑब्लिक या इंक्लाइन लिख दो, इंक्लाइन, यदि प्रकाश पुंज तिरछा टकराता है। बेटा आवाज आ रही है ना? Yes, sir.
मैं एक बार दोबारा शेयर करूंगा स्क्रीन। हाँ बेटा, तो डायग्राम ऐसा है कि ये कोई सरफेस है और ये कोई लाइट बीम है ऐसे। ये देखो लाइट बीम है, इस लाइट बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इंटेंसिटी आई है। और बच्चों ये नॉर्मल से थीटा एंगल पर सरफेस से टकरा रहा है। ये नॉर्मल से थीटा एंगल है। तो बेटा रेडिएशन प्रेशर आएगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा। लिख लो ये फार्मूला, 2I/c cos स्क्वायर थीटा। ये रेडिएशन प्रेशर होगा अगर हमारी किरण पुंज, प्रकाश पुंज, लाइट बीम तिरछा टकराती है। नॉर्मल टकराएगा तो थीटा 0 ले लेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, अपना पुराना वाला फार्मूला आ जाएगा। बच्चों रिफ्लेक्टिंग मान रहा हूं इस समय, अगर एब्जॉर्बिंग होगा तो 2 हटा देंगे, बात खत्म, बाकी फार्मूला रह जाएगा। ओके यस सर। हाँ, तो बच्चों अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, ये सिर्फ फोटोन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। ये मान लो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, पावर ऑफ सोर्स जो होता है, स्रोत का जो शक्ति होती है, नंबर ऑफ फोटोन के साथ उससे क्या रिलेशन होता है। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे क्वेश्चन तो खैर बहुत हैं, तो अब स्टार्ट कीजिए। लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों जब भी कोई लाइट, कोई रेडिएशन किसी सरफेस से, मेटल सरफेस पर गिरता है, फोटोन ही तो होते हैं। तो बेटा उस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इस फोटोन को खा जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोटोन तो एनर्जी है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, साथ में डायग्राम भी दिखाता जाऊं, ये कोई मेटल सरफेस है, इस पर ये कोई फोटोन गिरा, ये फोटोन अंदर गया और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने इस फोटोन को खा लिया। बेटा फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई और दौड़ लगाने लगे, तेजी से दौड़ने लगे अंदर ही अंदर। अब दौड़ते दौड़ते टकराएंगे भी एक दूसरे से, टक्कर में कुछ एनर्जी का लॉस भी करेंगे, फिर टकरा टकरा कर सरफेस तक आ जाएंगे और सरफेस पर आने के बाद इनके पास जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं बेटा, इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये पूरा प्रभाव जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये पूरी घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। हालांकि बेटा इलेक्ट्रॉन जब सरफेस तक आते हैं, सरफेस से बाहर आते हैं, तो एक पोटेंशियल बैरियर और होता है, एनर्जी बैरियर होता है, उसको भी क्रॉस करना पड़ता है,
और वहां भी इनको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। नाम बताएंगे उस एनर्जी बैरियर का नाम क्या होता है बेटा? है बेटा? कार्य फलन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। जब इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास आता है तो बेटा सरफेस से बाहर नहीं आ पाता, एक एनर्जी गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी गैप को पार करने में कुछ एनर्जी और खर्च करनी पड़ती है। इसे हम वर्क फंक्शन, कार्य फलन कहते हैं। फिर जो बचेगी उस एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाएगा। चलो 2-4 लाइनें लिखो। लिखो, व्हेन फोटोन इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, जब किसी धातु की सतह पर फोटोन आपतित होते हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। When photon incident, a light incident on a metal surface, comma, electrons eject from this surface or electrons come out from this surface, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। These electrons are called photoelectrons and phenomena is called photoelectric effect. ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ये डायग्राम बनाओ तो बना लो आप। इस तरह से तो बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन है वो लिखो। पहले लिखो वर्क फंक्शन, कार्य फलन। क्या होता है बेटा वर्क फंक्शन? लिखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, minimum energy required to eject an electron is called work function. किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। 5 से लिखते हैं बेटा। बच्चों कार्यफलन जो होता है वर्क फंक्शन, ये मेटल पर डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। सोडियम के लिए, सीजियम के लिए, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। अपन को ये वैल्यू रटनी नहीं है, हमें ये वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा। लिख लो इस लाइन को, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटेलिक सरफेस। कार्यफलन जो होता है वो धातु पर निर्भर करता है। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वर्क फंक्शन, हाँ, जूल में नहीं होती। जूल तो बहुत बड़ी एनर्जी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है? 1.6 × 10⁻⁶. 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो इतनी कम होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो कार्यफलन होता है, वर्क फंक्शन होता है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ऑर्डर का होता है, बस ज्यादा नहीं होता। ठीक है। तो बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो वर्क फंक्शन है। इसके बाद लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति या दहली तरंग दैर्ध्य। दहली होता है ना, दहली। यस सर। दहली क्यों बोलते हैं इसे? देहली सर। हाँ देहली, देहली, हाँ देहली। एक्चुअली देहली शब्द जो है वो दहलीज से बना है ना, दहलीज होता है ना। तो बिल्कुल बॉर्डर, एक तरह से बॉर्डर है, बस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। तो लिखो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप में से कोई डेफिनेशन बताओ ना यार, आज तो आप बोले ही नहीं। बोलो 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 बेटा, अच्छा लगता है, माहौल माहौल बना रहता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बोलो बोलो बोलो, इसमें संकोच की क्या बात है? सर वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, दहली आवृत्ति कहलाती है। हाँ, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, वह दहली आवृत्ति कहलाती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखो आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इंग्लिश में बोला था, फिर बोल लो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हम जानते हैं किसी भी फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो अगर ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू, ये बेटा कम से कम फाई के बराबर है, तो ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो एच न्यू को फाई के बराबर कर दो, तो बच्चा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। लिख लो इसे, एच न्यू नॉट, न्यू के नीचे 0 लगा दो, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई और न्यू नॉट इज इक्वल टू एच, फाई बाई एच। बच्चों अब दहली तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कर दो, एक शब्द का अंतर आएगा, बस एक वर्ड चेंज होगा। यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति था ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वहां न्यूनतम तरंग दैर्ध्य नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब मिनिमम होती है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो बस मिनिमम को मैक्सिमम करके दोबारा लिख दो। लिखो आपतित फोटोन की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा लिख लो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जगह मैक्सिमम वेवलेंथ कर दो, SC अपॉन लैम्बडा नॉट, ये फाई हो जाएगा। तो बेटा फाई बराबर हो जाएगा, फाई नहीं, लैम्बडा नॉट। तो लैम्बडा नॉट होगा HC बाय फाई। इनको यूज करना भी आना चाहिए, मैं अभी सिखाता हूं आपको। ये कॉपी करो,
जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें सिखाता हूं बेटा। मान लो किसी धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लिख लो क्वेश्चन। वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दहली तरंग दैर्ध्य और दहली आवृत्ति दोनों बताइए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों बताओ बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन। अच्छा हाँ रुको यार एक मिनट, मुझे एक चीज बतानी है बेटा। अगर हमारा फाई 2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बच्चों लैम्बडा जैसे निकालते हैं hc बाय फाई। पूरी कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा। 6.63 10⁻⁻34 h की वैल्यू आएगी। 3 गुना 10⁸8 ये c की वैल्यू आएगा। फाई आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में बदलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऊपर भी h और c SI मात्रक में है, तो नीचे भी SI यूनिट होना चाहिए। अब जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, फिर मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों ये लंबी कैलकुलेशन है, 6200 एंगस्ट्रॉम आएगा। मैं बता दूं, आप ऐसे नहीं करोगे एग्जाम में। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको आसान बनाने के लिए कुछ फार्मूले बना रखे हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो सुन लो क्या बेटा। जैसे आपको लैम्बडा निकालना है इस फार्मूले से hc/φ, तो आप ये याद कर लो कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो 12400 डिवाइडेड बाय 5 कर लो। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है आपको, और आपका जो आंसर आएगा वो सीधा एंगस्ट्रॉम में आएगा। बस समझ गए? तो 12400 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 मैंने कितना दिया है? 2। अब 2 ही लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है उसको, उसमें नहीं बदलना आपको जूल में। तो 2 का भाग दोगे तो 6200 आएगा। अब ये 6200 एंगस्ट्रॉम में आएगा डायरेक्ट, मीटर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये बेटा 12400 वाली कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है आप केमिस्ट्री में भी करते होंगे जरूर। बच्चों कल 11 बजे ऑर्गेनिक की क्लास है। मतलब ज्यादा मुझे लग रहा है, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम भी खींचेंगे सर तो 1 बजे तक लगेगी, वरना वही 1.25 घंटे के ही चांस है। और टेस्ट आपका 2 की जगह 3 बजे कर दें फिर? सर 2 बजे ही ठीक रहेगा। भाई 2 यस बजे, सर, हाँ 2 वैसे बजे ठीक है। 2 बजे सही है। चलो फिर 2 बजे ही बोल देते हैं सर, है ना, 2 बजे रखवा देते हैं। तो कल 2 बजे टेस्ट, 11 बजे क्लास। बच्चों ये समझ में आ गई 12400 वाली बात? यस सर। और इसी तरह कभी आपको वेवलेंथ दी हो और एनर्जी निकालनी हो, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ तैयार कर दूं। अच्छा रुको, इस क्वेश्चन को पहले पूरा कर लो बेटा, एक बार है ना आवृत्ति और निकाल दो। आवृत्ति का कोई छोटा फार्मूला नहीं है बेटा, वो तो पूरा ही आपको करना पड़ेगा। दहली आवृत्ति होता है, क्या होता है बेटा? φ/h। यहाँ पर फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलना ही पड़ेगा आपको, और h से डिवाइड करना ही पड़ेगा बेटा। चलो ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है यार, ऐसी क्या बात है, एक बार कर दो यार, ये छोटा सा गुणा भाग है, इसे कर दो। 3.2/6.63 पॉइंट
क्या आ रहा है 484 इंटू 10⁻15 15 हर्ट्ज है ना, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में होती है बेटा, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो। हाँ पीयूष लगभग वही आएगा 4.8 या 5 भी बोल सकते हो, 5 इंटू 10⁻14 14। बच्चों मैं ये कह रहा था आपको अभी कि जैसे कभी आपको एनर्जी दे और वेवलेंथ दे और एनर्जी पूछे ना, छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं ये क्वेश्चन, ये 12,400 वाली बात को आप यूज करना सीख जाएं। देखो एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर है, तो इस फोटोन की ऊर्जा बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बेटा पहले तो लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में बदलो, बताओ 500 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा, 5000 आएगा। अब अगर आपको ई निकालना है तो आप क्या करोगे, 12,400 को सीधे सीधे 5000 से डिवाइड करो। मैंने कहा ना नीचे एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा पुट करना है आपको, मीटर में कन्वर्ट करके पुट नहीं करना। अब जो ई आएगा वो सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 12,400 को 5000 से भाग दो तो ये आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये आसान सा तरीका है, ध्यान रखना, इससे करना है आपको। तो अगर एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही भाग देना है 12,400 को, आपका वेवलेंथ जो आएगा वो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा। और अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे तो आप सीधे भाग दे देना 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, और जो आपका एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आप डायरेक्ट एनर्जी जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बेटा डायरेक्ट। भाई बात समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा कुछ तो प्रतिक्रिया दिया करो। तो दहली तरंग दैर्ध्य और दहली आवृत्ति हमने निकाल ली। अब लिखो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब भी कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है, मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को खा जाता है। बेटा क्या ये संभव है इलेक्ट्रॉन आधा फोटोन खाए और आधा छोड़ दे, जैसे हम आधी रोटी खाते हैं कम भूख होती है तो? बताओ क्या इलेक्ट्रॉन आधा फोटोन खा सकता है? नहीं, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से फोटोन अविभाज्य है बेटा, डिविजिबल नहीं होता फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन को पूरा फोटोन ही खाना पड़ेगा, आधा फोटोन नहीं खा सकता इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। फिर क्वांटम का मतलब ही नहीं हुआ ना बेटा। अगर वो आधा आधा कर पाते तो फिर हम क्यों बोलते कि मिनिमम एनर्जी बंडल होते हैं, समझे? फिर इसे क्वांटम क्यों बोलते बेटा? क्वांटम का मतलब यही होता है कि हम उससे छोटा नहीं कर सकते, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एक पूरे फोटोन को खा जाएगा, खाकर वो गति करने लगेगा मेटल के अंदर और वो टक्कर करेगा। हाँ मान लो कोई भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बिना टकराए सतह के बाहर आ जाए, वो अलग बात है। तो हम उस भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो बिना टकराए सतह के बाहर आ गया। बेटा इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी खाई थी? Sc बाय लैम्बडा। और इसमें से कितनी एनर्जी उसे काम में ली? तो मैंने कहा ना जब सतह से बाहर आएगा तो उसे कार्यफलन के बराबर एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो Sc बाय लैम्बडा एनर्जी उसने खाई, उसमें से फाई कार्यफलन में खर्च कर दी, तो अब जो बची
वो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है hc बाय लैम्बडा माइनस 5। लैम्बडा आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, और 5 वर्क फंक्शन है। लिख लो इसे। बस बेटा समझने वाली चीजें हैं, इनका कोई डेरिवेशन थोड़ी ना होता है लंबा चौड़ा। इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी कंज्यूम की उसमें से वर्क फंक्शन कार्यफलन वाली एनर्जी खर्च कर देगा, उसके बिना तो बाहर नहीं आ सकता, और जो एनर्जी बची वो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। बेटा ये अधिकतम इसलिए बोल रहे हैं ना हम, हो सकता है सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अधिकतम थोड़ी ना होगी। कोई इलेक्ट्रॉन अंदर टकरा गया तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। तो ये अधिकतम है, इससे ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती। बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती जो मैंने लिखी है, इससे कम संभव है। 0 से लेकर बाकी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से लेकर और इसके मैक्सिमम के बीच में होती है बेटा। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच में ही घूमती रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनाते बेटा, बिना क्वेश्चन के तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना क्या है। लिखो, एक धातु की सतह पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। काय को लिख रहे हो यार, छोड़ो ना, सीधा सीधा लिखो ना, लैम्बडा 5000 है क्या अपन भी। और वर्क फंक्शन बेटा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन 2.1 है। तो बताओ के मैक्सिमम कितना होगा, चलो निकालो। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी फोटोन की, बताओ। वैसे आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, और सच्ची बता रहा हूँ मैं भी भूल गया। डाउट क्लास। हाँ, तो आप लोगों के मन में नहीं होगी इसलिए डाउट क्लास नहीं लगा रहे। तो नहीं है तो मैं भी जिद थोड़ी ना करूंगा बेटा, कंटिन्यू पढ़ते हैं, वरना आधा घंटा है और आधे घंटे के बाद भी अपन को कौन मना कर रहा है और बता देंगे। बच्चों का आंसर आया है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफी देर से मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा, पहले वाले का भी जवाब दिया था 0.484 वाला। चलो, मनीष का आंसर है 0.38, चरणजीत का है 0.38, भावना का भी 0.38, गरिमा का, धर्मेंद्र का, राहुल का, अनुराग का, सबका सेम है बेटा। हिमांशु, सोनम, वेरी गुड। तो बच्चों इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, हमारा के मैक्सिमम जो होता है वो होता है hc बाय लैम्बडा 12400 अपॉन 5000। बेटा 12400 में 5000 से डिवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा डायरेक्ट, उसमें से 5 घटा देंगे तो 2.48 तो ये आएगा, और 2.1 घटाएंगे तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। लिखो, बाहर आने से पहले इलेक्ट्रॉन एक टक्कर करता है जिसमें वह अपनी ऊर्जा का 10% खो देता है। लिख लो, बाहर आने से पहले इलेक्ट्रॉन एक टक्कर करता है, बस एक टक्कर, जिसमें वह अपनी ऊर्जा का 10% खो देता है।
है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताइए बाहर आने के बाद। तो बेटा इंग्लिश में भी लिख लो। देखो, इलेक्ट्रॉन makes one collision before coming out from metal surface and loses 10% of its energy. Electron makes one collision inside the metal and loses 10% of its energy. 10% ऊर्जा खो देता है ना। Now what is the kinetic energy of this electron? सोचो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंज है बेटा। चरणजीत का क्या 0.038। मनीष का है 0.032, चरणजीत का 0.038, प्रियंका सोनी 0.28, धर्मेंद्र 1.7, हिमांशु 0.3। अलग अलग आ रहा है बेटे सबका। पिछली बार जैसे एक जैसा आंसर आया वो बढ़िया लगा। दुर्गेश 0.038, भावना 0.038, हिमांशु का पहले बोल दिया। बच्चों मैं शुरू कर रहा हूँ, चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, है ना। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ने जब फोटोन को खाया तो उसके पास एनर्जी थी 2.48। बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब वो इतनी एनर्जी लेने के बाद अचानक टकरा गया। अब टक्कर में 10% एनर्जी खो दी, ऐसा बोलो ना, 90% रख ली। तो hc बाय लैम्बडा का 90%, 0.9 उसके पास बच गई। अब बची हुई एनर्जी में से फाई घटा दो। अब ये जो एनर्जी बची ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बस। अब मैक्सिमम वर्ड नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं है। तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 12,400 अपॉन 5,000, 2.48 होता है। इसको 0.9 से गुणा करो और 2.1 माइनस करो। और अब बताओ, दोबारा एक बार कैलकुलेशन चेक करो और अब बताओ कितना आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है आपका किसी का भी सही नहीं है शायद आंसर। हाँ अब आया है ना। तो 0.12 आ रहा है। 132 आ रहा है बेटा, ये आएगा आंसर। सर एक पहले बार और बताइए ना। बिल्कुल बताते हैं, सुनो बेटा। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन खा लिया है ना। एक बार वैल्यू याद रखो, फोटोन खाते ही उसकी एनर्जी कितनी हो गई 2.48। ये 12,400 अपॉन 5,000 का वैल्यू जो होता है 2.48 है। बेटा 10% लॉस कर दी तो कितना बचा, खुद के पास कितना, जो हानि हो गई वो तो गई ना। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची 90%। बेटा 90% तो 0.9 होता है ना। तो 2.48 जो एनर्जी थी उसके पास, उसका 90% बची तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाहर आने के लिए माइनस वर्क फंक्शन तो करना ही पड़ेगा, वो तो टैक्स है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। तो -2.1 और कर दिया। अब जो एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी लेकर वो ये बाहर आ जाएगा। समझ गए। यस सर, थैंक यू सर।
नहीं, पॉज नहीं हुआ। पॉज हुआ है क्या? नो सर। नहीं, मैं तो आपके लिखने का वेट कर रहा हूँ। बच्चों अब एक और बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन 2 टक्कर कर लेता तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आता? हर टक्कर में 10% एनर्जी खो देगा वो। पहली टक्कर हुई 10% खो दी, 90% बची। फिर दूसरी टक्कर हुई, फिर उस बची हुई का 10% खो दिया, तो अब कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर आएगा अगर 2 टक्कर कर ले तो? मनीष 0.12852, इतना गहरा कैलकुलेशन कैलकुलेटर काम में ले रहा है ऐसा लगता है। हाँ, तो बेटा माइनस आ रहा है तो समझ है ना, इसका मतलब इशारा समझ। माइनस आने का मतलब ये है कि 2 टक्कर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचेगी वो कार्यफलन से भी कम होगी, वर्क फंक्शन से भी कम होगी, इसलिए वो बाहर ही नहीं आएगा। और बाहर ही नहीं आएगा तो काहे का काइनेटिक एनर्जी? नो एमिशन। तो बेटा आंसर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, 0। इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। देखो आप, देखो पहले उसके पास एनर्जी थी इतनी, एक टक्कर हुई, 90% बची। बेटा 2.48 को 0.9 से मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? एक बार मेरे लिए कर दो आप, 2.232 अपने लिए नहीं भी करते तो मेरे लिए कर दो बेटा, है ना। सर 2.232 2.232। अब बच्चों ये जो एनर्जी बची इसका 10% फिर कम कर दो, यानी कि फिर इसे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितना आएगा? 90। बेटा 0.9 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाता हूँ कि 10% कम होने के बाद 90% बची, अपन को तो बची हुई से मतलब है ना। सर 2.0088 0088। अब बच्चों गौर से देखो, ये एनर्जी जो बची, ये एनर्जी तो 2.1 वर्क फंक्शन कार्यफलन से भी कम है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ ही नहीं सकता। लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो। 2 टक्कर करने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बचेगी वो कार्यफलन से भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बस देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। नेक्स्ट लिख लेना बेटा, अपने हिसाब से लिख लेना, है ना। लिखो, अगला प्रश्न लिखो बेटा। अगर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्बडा है, जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई है। बच्चों लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, बहुत टाइम लगता है, आप मुझसे 4 बार बुलवा लो, वो मैं बोल दूंगा। बेटा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ जब लैम्बडा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो के है, के। अगर हम इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ को आधा कर दें, λ/2, तो बच्चों अधिकतम गतिज ऊर्जा अब कितनी हो जाएगी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। अब जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है k डैश मान लेते हैं,
क्या वो दुगनी होगी? पहला ऑप्शन। क्या वो दुगनी से भी ज्यादा होगी? दूसरा ऑप्शन। दुगनी से कम होगी, 2k से कम होगी, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन नहीं आता, हमें नहीं पढ़ना। ये चौथा ऑप्शन है, हमें नहीं आता, हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ेंगे। अब चॉइस आपकी, ये कौन सा ऑप्शन लेते हो। अगर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ आधी कर दें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दुगनी हो जाएगी, दुगनी से भी ज्यादा, दुगनी से कम, या हमें नहीं आता? बस नहीं आता छोड़ देता हूँ यार, नहीं, हमें नहीं पढ़ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। लेस देन 2 मतलब तीसरा ऑप्शन आएगा बेटा, है? यस सर। चलो और बच्चे भी कोशिश करो। इसने बताया प्रियंका का थर्ड, भावना का थर्ड, गरिमा का थर्ड, तनु का थर्ड, धर्मेंद्र का थर्ड, साक्षी का थर्ड, मनीष का 2k प्लस मतलब दूसरा ऑप्शन, नेहा का तीसरा, अनुराग का दूसरा। बेटा सच्ची में सही बताऊं, इसका आंसर सेकंड ही आएगा बेटा, है ना? 2k से ज्यादा। मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखो। पहले हमारी गतिज ऊर्जा अधिकतम k थी, तो बेटा k बराबर क्या होगा? hc बाय लैम्बडा माइनस 5। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ये पहला केस हो गया बेटा। अब आपने तरंग दैर्घ्य आधा कर दिया, यानी कि लैम्बडा बाई 2 कर दिया, 2 को ऊपर ले जाओ। तो अब अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब कितनी होगी? hc बाय लैम्बडा बाई 2 माइनस 5। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब बच्चों हमें चारों ऑप्शन देखकर ये पता लग रहा है, हमें जो कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, वो 2k से करनी है। तो हम पहले समीकरण को 2 से गुणा करके दोबारा लिखते हैं, 2k 2hc बाय लैम्बडा माइनस 2 इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 घटा दो, तो इधर आएगा k डैश माइनस 2k। 2hc बाय लैम्बडा में से 2hc बाय लैम्बडा घट जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 2 तो बच्चों ले देकर k डैश कितना आ गया? 2k प्लस 5 आ गया। तो बेटा 2k से ज्यादा ही हुआ है, प्लस 5 लिख रहे हैं, तो आंसर आएगा ग्रेटर देन 2k। ऐसे करते हैं बेटा कैलकुलेशन, ढंग से लिखो इसे, है ना? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर डाउट बता दूंगा। क्लास 5:15 से आगे भी जाएगी तो चली जाएगी, ठीक है? बेटा मैं जेठ जी ससुर जी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझसे डायरेक्ट ही बोल दो ना, हैं? मुझसे डर लगता है क्या? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ डाउट बताने को। लेकिन एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वरना वो छूट जाएगा। इसी के तरह है बच्चों, अगर हम तरंग दैर्घ्य को आधा करने की जगह दोगुना कर देते, फिर से क्वेश्चन सुन लो, लैम्बडा वेवलेंथ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k थी। यदि हम वेवलेंथ को डबल कर दें, अभी तो आधा किया था ना, लैम्बडा बाई 2 किया था, अब 2 लैम्बडा कर दो, फिर बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? ऑप्शन इस बार ऐसे है। पहला ऑप्शन k डैश बराबर k बाई 2, बराबर वाला ऑप्शन नहीं देता, छोड़ो। k डैश लेस देन k बाई 2,
दूसरा ऑप्शन k डैश ग्रेटर देन k/2, वेवलेंथ को डबल किया है बेटा, हाँ याद रखो। तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन 1 and 3 बोथ। सोचिए, 1 और 3 दोनों। तो बच्चों आप कह ही रहे थे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दे, तो चलो आज से ही बढ़ा देते हैं। तो आज 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको डाउट बता देंगे। बस ये वाला क्वेश्चन और कर दो मेरे लिए आप। ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका पल्लव। मेरी आवाज आ रही है बच्चा? एक बात बताओ, कंफर्म करो। यस सर। हाँ, क्योंकि मेरे क्या लाइट गई है अचानक, तो नेटवर्क चेंज होता है लाइट जाते ही। तो पल्लवी का नहीं, यहाँ से नहीं, कहाँ से शुरू है? पहले वाला और दूसरे वाले मिल गए। मुझे लग रहा है पल्लवी से बोलूं। पल्लवी का 1, धर्मेंद्र का 2 और मनीष का 4 k/2 - 5 और भाव्या का 4, राहुल का 4। बेटा जो ये लोग 4 बोल रहे हैं, ये बताओ 0 कैसे आ सकता है? मुझे बस ये समझा दो। लेस देन k/2 तो आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे की ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में की। लेकिन 0 क्यों बता रहे हो आप लोग? बताओ बताओ बेटा। चौथा ऑप्शन बताया, जैसे भावना चौथा ऑप्शन कह रही है, राहुल कह रहा है, भाव्या कह रही है, मनीष ने भी कहा चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन का मतलब 0 भी है, तो आप 0 क्यों बोल रहे हो बेटा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना? आपने जवाब दिया, अब आप ही नहीं बताओगे तो फिर मैं क्या समझूं? तुक्का लगा रहे हैं सर सब। हाँ, उनको लगा होगा सर ने चौथा ऑप्शन थोड़ा अजीब दिया है तो यही सही होगा, है ना? लेकिन बेटा कई बार एग्जामिनर आपको फंसा देता है। तो चलो मैं इसकी कैलकुलेशन फटाफट कर दूं। देखो, मैं बताऊंगा, दोनों बताऊंगा बेटा। पहले के जो है वो के है hc/λ-5, इक्वेशन 1। और बाद में जो के डैश आएगा वो hc/2λ आएगा -5। अब ये दिख रहा है, चूंकि तुलना हमें k/2 से करनी है, तो इस इक्वेशन को 2 से पहले डिवाइड कर दो, तो hc/2λ -5/2 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। अब 2 में से 3 घटा दो, तो बेटा k डैश -k/2 बराबर hc/2λ कट गया, -5 माइनस माइनस प्लस 5/2 आ गया। और बच्चों इस बार k डैश जो आया वो आया k/2 -5/2, ये -5/2 बचेगा। और ये वैल्यू जो है वो लेस देन k/2 है, k/2 से छोटा है। तो पहला आंसर तो कंफर्म आ गया। लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे 0। मनीष तू तो बता दे यार, तू तो बोलता है, मैं बोल तो नहीं पाता, तू लिख पाता है। बता क्या करे, तेरा माइक खराब है तो बताओ ना यार। एक ही है? नहीं बेटा, आंसर चौथा ही आए। मैं बताता हूं क्या कारण है। बेटा जब हम वेवलेंथ को घटाते हैं तो फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, और अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ती है तो कोई खतरा नहीं होता। कितनी भी बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ढंग से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ को डबल कर दें तो वेवलेंथ को बढ़ाने से
फोटोन की एनर्जी कम होती है, और सोचो अगर एनर्जी कम होकर वर्क फंक्शन से भी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं और गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। या ये मान लो कि हमने वेवलेंथ को डबल कर दिया, और डबल करने के बाद वो दहली तरंग दैर्ध्य के बराबर हो गया, तो के मैक्सिमम 0 हो जाएगा ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि के मैक्सिमम 0 भी आ सकता है अगर तरंग दैर्ध्य को डबल करने के बाद अगर वो दहली तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाता है। फिर सुन लो, अगर वेवलेंथ को डबल करने के बाद अगर वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर हो गया तो फिर के मैक्सिमम 0 भी आ सकता है। बस अपने आप लिख लेना, इसलिए आंसर पहले के साथ साथ चौथा भी सही है। लिख लो, यदि तरंग दैर्ध्य को डबल करने पर, दोगुना करने पर वह दहली तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाता है तो के मैक्सिमम 0 आ जाता है। अब मैं कैमरा ऑफ करूंगा क्योंकि मोबाइल पर ही देखना है मुझे आपके डाउट्स। वैसे तो मैं सिस्टम पर भी देख सकता हूँ। चलो तो भेजना शुरू कर दो अब आप। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। ये लो बेटा। थैंक यू सर। तो बाकी कल मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अरे मंडे को टाइम 4 बजे का सही है ना? यस 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 सर। 4 से 5:30 कर लेंगे। और कल 11 बजे का ध्यान रखना बेटा, भूल नहीं जाना। अलार्म लगा लो, अलार्म लगा लो। हाँ डाउट 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 डाउट। बस बच्चों 1 मिनट और वेट करूंगा, फिर मैं पढ़ाना वापस शुरू कर दूंगा अगर आप नहीं भेज रहे। तो पहला डाउट आया 97। दो समान लंबाई 1:2 के अनुपात में त्रिज्या वाली केशनलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। उनमें से एक द्रव धारा रेखा की स्थिति में बढ़ता है यदि संयोजन के एकदम अंत के दोनों सिरों के दाब का। बेटा इसका एक फार्मूला होता है यार, तो देखना पड़ेगा। पॉइज़ोली इक्वेशन कहलाता है ये, पॉइज़ोली इक्वेशन कहलाता है ये डायरेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। यदि संयोजन के एकदम अंत के दोनों सिरों में से दाब जल का 1 मीटर है। ये लाइन भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा बोला टोटल प्रेशर में डेल्टा पी, दोनों में मिलाकर डेल्टा पी 1 मीटर है, तो पहले में दाबांतर क्या आएगा ये कह रहा है। अरे यार R की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है शायद ये, है ना? अभी मैं देखकर बताता हूँ, तुम आगे चलो 1 मिनट।
हाँ बेटा एक बार नोट करना। बेटा दाबांतर का फार्मूला होता है, एक बार सुन लो। अगर किसी नली में, किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, लिक्विड, तो नली के दोनों सिरों के बीच दाबांतर होगा 8 ईटा एल क्यू अपॉन पाई R4। बेटा क्यू यहाँ पर प्रवाह की दर है, फ्लो रेट। क्यू क्या है? फ्लो रेट है। एल लंबाई है। तो अभी अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हम कहेंगे प्रेशर डिफरेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है और R की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा पहले ये सुन लो, फिर बाद में बाकी बच्चों का सबका ही बताऊंगा। वैसे यहाँ पर नोट्स खराब नहीं करते, एक मिनट रुको, डाउट क्लास है अपनी, अपन डाउट क्लास में ही करते हैं। एक मिनट, इसको कॉपी कर लूं मैं, कट कर लूं मतलब, तो ये लो, यहाँ पर ही करेंगे अपन। तो बेटा अब दोबारा से क्वेश्चन सुन लो। वो बच्चे का जो क्वेश्चन है कि दो समान लंबाई की ट्यूब है, इक्वल लेंथ है और 1:2 के अनुपात में त्रिज्या, तो दोनों की लेंथ बराबर है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद डेल्टा पी जो है वो दिया हुआ है बेटा। डेल्टा पी हो जाएगा L प्लस L, कुल लंबाई 2L हो जाएगी ना, तो कुल लंबाई 2L हो जाएगी। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। टोटल प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। पहले वाले में डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 है ना। ये टोटल अपन को 1 मीटर दिया हुआ है। 8 ईटा फ्लो रेट सेम है और पाई, ये सब कॉमन आ जाएंगे। पहले वाली में आएगा L और इसकी रेडियस R मान लो, प्लस दूसरे वाली की लंबाई L है और इसका रेडियस 2R है। और ये टोटल डेल्टा P 1 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। बेटा सारे लोग सुन लेना। तो 1 ईटा क्यू अपॉन पाई, बेटा L अपॉन R की पावर 4 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4 बराबर 1। तो 8 ईटा क्यू L अपॉन पाई R4, ये आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 मीटर। और बच्चों गौर से देखो, ये जो वैल्यू हमारी आई है ये पहले वाले पाइप का डेल्टा पी है और यही क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, प्रथम केस नली में दाबांतर होगा 0.8 आना चाहिए। बच्चों एक बार देखना मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर 5/4 गलत है, वो 1/16 17/16 होगा। अरे यार, ओके ओके ओके, देखो मैंने R² कर दिया, 1 प्लस 1/16। ओके बेटा थैंक यू, 15/16 आएगा और ये 15/16 17/16 है। अरे यार क्या हो रहा है आज मेरे, 1 प्लस 1/16 17/16 आएगा। हाँ, और ये 16/17 हो जाएगा। हाँ, 16/17 कितना होता है बेटा? 0.94। चौथा ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखो जो बच्चा सीरियसली देखता है ना उसको सब चीजें गलती मिल जाती है और बाकी तो हम गलत ही लिख लेते हैं। चलो अगला डाउट देते हैं। ये कौन बच्चा है? प्रियंका सिन्हा। सर मेरा बता दीजिए 82 और 85। पहले 82 ले लेते हैं प्रियंका। साबुन, अरे हाँ ये तो तुम वही हो जिसने डाउट भेजा था, है ना बेटा? 82 और 85 एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को तुलना करना है। 82 क्वेश्चन है कि साबुन के घोल का पृष्ठीय तनाव सिग्मा है। अब देखो इसने है ना पृष्ठ तनाव सिग्मा दे रखा है। R त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले को बनाने में कितना कार्य करना होगा? बेटा जो कार्य करना होता है वो T × डेल्टा A करना होता है। T यहाँ सिग्मा दिया है
और साबुन के बुलबुले की का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और एक सतह अंदर होती है, दूसरी सतह बाहर होती है, तो कुल आंसर आएगा 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। चौथा आंसर आएगा बेटा 82 का। और 85 में या तो मिसप्रिंटिंग है, और मिसप्रिंटिंग नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने वाला बिल्कुल बेकार है। इसने पता है क्या लिखा है, आर त्रिज्या और पृष्ठीय ऊर्जा सिग्मा। सिग्मा को पृष्ठीय ऊर्जा माना है बेटा, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। पृष्ठीय ऊर्जा हमेशा क्षेत्रफल पर निर्भर करे। अगर वो बुलबुले की पृष्ठीय ऊर्जा सिग्मा बोल रहा है तो फिर बेटा डब्ल्यू भी सिग्मा ही हो गया, क्योंकि डब्ल्यू जो होता है वो पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर ही तो होता है। तो या तो इसका आंसर पहला दिया होगा इसने, और अगर पहला नहीं दिया ना तो फिर मिसप्रिंटिंग है, और फिर पहला 82 ही सही मानकर चलो, 82 तो सही है। अब ये बताओ प्रियंका 85 का आंसर क्या दिया है? सर सेम दिया है 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सी दिया है ना, इसका मतलब बेटा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। आर त्रिज्या व पृष्ठीय ऊर्जा सिग्मा वाले, नहीं पृष्ठीय ऊर्जा नहीं है, पृष्ठ तनाव है, और फिर वो 82 और 85 सेम है, ये मान लो। सर लेकिन 82 का आंसर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा दिया है। किसमें? 82 में। गलत है, गलत है। साबुन का बुलबुला है, डबल आएगा। 100% गलत है। ओके सर, थैंक यू। हाँ 100% गलत है बेटा। 8 पाई आर स्क्वायर आएगा, और 82 और 85 दोनों सेम मान लो, है ना। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलो अनुराग। अनुराग सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है समान त्रिज्या आर के दो एक समान ठोस गोले जिनके द्रव्यमान m और 4m है। दो ठोस गोले हैं बेटा, उनके द्रव्यमान m और 4m है, रेडियस दोनों का सेम है, और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6r है, जैसा कि चित्र में दिखाया। चित्र तो तूने ढंग से भेजा ही नहीं, आधा काट दिया, पर चलो समझ जाएंगे हम। m द्रव्यमान के किसी प्रक्षेप्य को m द्रव्यमान के कैपिटल M द्रव्यमान के गोले की सतह से सीधे ही दूसरे गोले के केंद्र की ओर प्रक्षेपित किया तो वह न्यूनतम चाल जिससे वह दूसरे गोले की सतह पर पहुंच सके। ऐसा एक क्वेश्चन मैं क्लास में कराने की सोच रहा था, पता नहीं किस वजह से छूट गया। बच्चों मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है ये देखो बेटा, दो हमारे पास स्फीयर हैं, या दो प्लेनेट मान लो, दो ग्रह है, कुछ भी मान लो, दोनों का रेडियस r है, लेकिन इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर यहाँ है और उसका सेंटर यहाँ है। ये टोटल डिस्टेंस है 6r, रेडियस दोनों का r है, लेकिन द्रव्यमान अलग है। इसका मास m है, इसका मास है 4m। सुनते रहना आप, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। एक वस्तु को, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पहले गोले की सतह से फेंका तो हमें इसका न्यूनतम वेग निकालना है ताकि ये दूसरे गोले की सतह पर पहुंच जाए, दूसरे स्फीयर के सरफेस पर पहुंच जाए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं 2 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखना, मतलब लेवल भी थोड़ा ज्यादा है इस क्वेश्चन का। बच्चों हमें इस वस्तु को है ना दूसरे गोले की सतह पर पहुंचाने से पहले उस बिंदु पर पहुंचाना पड़ेगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, ग्रेविटी 0 है। क्योंकि एक बार आपने इस पॉइंट पर पहुंचा दिया ना, इसको पार करवा दिया, तो इसको पार करने के बाद दूसरे गोले का अट्रैक्शन उसे अपनी ओर अपने आप खींच लेगा, तुम्हें उसको आगे भेजने की जरूरत नहीं है। तुम तो इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक पहुंचा दो, उसके बाद दूसरा स्फीयर अपने आप खींच लेगा। तो हम जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे बेटा, KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF, ये जो हम लगाएंगे ये हम केवल उस बिंदु तक लगाएंगे, उस पॉइंट तक जहां पर ग्रेविटी 0 है। तो बेटा पहले तो ग्रेविटी 0 वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, है ना। तो ये काम तो हम बाद में करेंगे, KI UI KF UF तो बाद में लगाएंगे, पहले हम 0 ग्रेविटी वाला पॉइंट ढूंढते हैं। तो मान लो 0 ग्रेविटी वाला पॉइंट पहले स्फीयर से x डिस्टेंस पर है,
तो जीरो ग्रेविटी कैसे लगाते हैं, कैसे ढूंढते हैं? पहले गोले की ग्रेविटी gm/x², और इसको दूसरे गोले की ग्रेविटी g4m, और उसके सेंटर से डिस्टेंस होगा 6r-x²। बेटा इसको सॉल्व कर दो ना एक बार, प्लीज 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 प्लीज। सर 4x ये डायरेक्ट लगा के नहीं, जैसे वहां पे मिनिमम पूछा तो वहां पे एक काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देंगे। कहाँ पर वहां तक जीरो पहुंचाना, करेगा? जहां पे मतलब कि इसके बीच में कहीं। नहीं, कहाँ पर जीरो? जीरो तो करूंगा ना मैं, वो तो बाद में लगाऊंगा, पहले वो पॉइंट तो मुझे मिल जाए जहाँ ग्रेविटी जीरो है। नहीं सर, डायरेक्ट करके तो वहां लास्ट वाला gmm/r वहीं तो पुट कर देंगे। ना उससे ना हो ना जाएगा। ना, एक बार मुझे करने दे फिर देखता हूँ, है ना। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तिरछा गुणा करके अंडर ले लो, तो 4x² का √2x, और ये 6r-x आएगा, तो x बराबर 2r आएगा। तो पहले गोले के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, है ना, 2r डिस्टेंस पर हमारी ग्रेविटी जीरो होगी। तो बेटा x बराबर 2r। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। पहले गोले के सरफेस से हमने वस्तु को फेंका, वहां काइनेटिक एनर्जी इतनी है। बेटा लंबा क्वेश्चन है। बेटा पहले गोले के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -gmm/r, ये पहले गोले की वजह से, और -g, अरे यार ये तो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। हाँ ये डिफिकल्ट हो गया। -gmm/ दूसरे गोले के सेंटर से कितना डिस्टेंस है? पहले गोले के सरफेस का 5r। बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों गोले की लेनी पड़ेगी ना, ये लफड़ा है। अब आप उस बिंदु को सिर्फ पार करा रहे हो, गतिज ऊर्जा जीरो कर दो, यहाँ लिख रहा हूँ जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी फिर लिखनी पड़ेगी दोनों की। तो ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन हो गया बेटा। तो अब के यू फाइनल उस बिंदु पर लेना है जहां ग्रेविटी जीरो थी। उस बिंदु पर कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? -gmm/x। x कितना है बेटा? 2r। ये तो पहले गोले की पोटेंशियल एनर्जी, और -gmm/4r, दूसरे गोले के सेंटर से डिस्टेंस 4r होगा, ये दूसरे गोले की। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये नीट का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है ना। नीट में तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खुशी खुशी छोड़ आना भैया, 5 मिनट खा जाएगा तुम्हारे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया सर ऐसा क्वेश्चन, वो सेम ही तो होगा टाइप। नीट में आया इलेक्ट्रो में? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में। छोड़ ही दिया करो भैया, ऐसा क्वेश्चन हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये किसने भेजा है बेटा? रागिनी ने है। रागिनी, एक मिनट, इसको लिख लो जिसको लिखना है। सॉल्व नहीं कर रहा बेटा, सॉल्व आप कर लेना, है ना। ये लो पूरा दिख रहा है एक साथ। मैं उसका क्वेश्चन अगला पढ़ता हूँ रागिनी का, आप इसे लिख लो। चित्र में स्टील तथा तांबे के तार का व्यास, लंबाई और यंग का प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात। अच्छा बेटा 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 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अरे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट यार, आगे बढ़ने दो। ले लिया? यस सर। हाँ, बाकी तो तुम स्क्रीनशॉट आदान प्रदान करते ही रहते हो। फिर से सुनो अब बेटा। इसने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में एक तार से, स्टील का तार है ऊपर पीछे, है ना, फिर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास है 2m। फिर कॉपर का वायर है, फिर दूसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 5m द्रव्यमान। इसने कहा है ऊपर वाला स्टील का तार, नीचे वाला कॉपर का वायर, इन दोनों के व्यास का अनुपात, डायामीटर का रेशो, रेडियस का रेशो एक ही बात है, स्टील का तार अपॉन कॉपर का तार, इन दोनों के इनका अनुपात P दे रखा है बेटा। फिर इसके बाद लंबाई का अनुपात, यानी कि स्टील की लंबाई अपॉन कॉपर की लंबाई, ये अनुपात Q दे रखा है।
फिर यंग के प्रत्यास्थता गुणांक, वाई का अनुपात, वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर, ये दे रखा है PQS, ये S दे रखा है। और पूछा क्या है भाई, इसने पूछा है इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात डेल्टा L, यानी कि डेल्टा L स्टील और डेल्टा L कॉपर, ये अनुपात पूछा है PQS की टर्म में। तो बेटा डेल्टा L का फार्मूला याद दिलाना, डेल्टा L क्या होता था, FL/YA, FL/YA, A को मैं पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। तो देखो जब दोनों का अनुपात निकालोगे, डेल्टा L स्टील और डेल्टा L कॉपर का अनुपात निकालोगे, तो आप ऐसे किया करो, जैसे दोनों के डेल्टा L का अनुपात निकालोगे तो F तो तनाव होता है, तो स्टील के वायर में तनाव अपॉन कॉपर के वायर में तनाव, फिर स्टील की लंबाई अपॉन कॉपर की लंबाई, फिर y व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्स है, तो y उल्टा हो जाएगा, y कॉपर अपॉन y स्टील, और r भी नीचे है तो r कॉपर अपॉन r स्टील का स्क्वायर, ऐसे लिखा करो। ये जो ऊपर है उसका अनुपात डायरेक्ट लिख दो, जो नीचे है उसको उल्टा करके लिख दो। बेटा स्टील के तार में तनाव कितना आएगा ऊपर वाले में, 2 mg और 5 mg, 7 mg आएगा, कितना आएगा 7 mg, और कॉपर नीचे वाले में तनाव आएगा ओनली 5 mg। LS अपॉन LC कितना है, LS अपॉन LC है Q, YC अपॉन YS है 1 अपॉन S, और RC अपॉन RS है 1 अपॉन P, तो 1 अपॉन P का स्क्वायर, mg से mg कट गया। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। 7Q बाय 5 SP स्क्वायर, 7Q अपॉन 5 SP स्क्वायर, बेटा बी ऑप्शन है ना। यस सर। हाँ अच्छा है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर काम खत्म करो। इसके बाद अगला है, बच्चा कौन है, उदय सर, 19वां क्वेश्चन पूछना है। ओके, उदय का 19वां क्वेश्चन बताते हैं बेटा। चलो पढ़ने वाले बच्चों को तो बताएंगे ही ना, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको क्या, तो हम क्या करें, मदद ही नहीं कर सकते। 80 सेंटीमीटर लंबी एवं दोनों सिरों पर खुली एक कांच की नली, बेटा स्क्रीनशॉट वो फोटो ढंग से नहीं लिया। 80 सेंटीमीटर लंबी दोनों सिरों पर खुली कांच की नली को पारे में आधा डुबोया जाता है, फिर नली के शीट्स को बंद कर दिया जाता है और इसे पारे से बाहर निकाल लेते हैं। यदि नली में पारे का 20 सेंटीमीटर लंबा स्तंभ रह जाता है तो वायुमंडलीय दाब कितना होगा। ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न लग रहा है। 80 सेंटीमीटर लंबी नली एवं दोनों सिरों, बेटा एक तो पारा नली में ऊपर नहीं चढ़ेगा, जब पारे को, कांच की नली को पारे में डुबोगे तो पारा उल्टा नीचे उतर जाएगा H, और H नीचे उतरने के बाद उसमें जो लंबाई बचेगी पारे की, वो बचेगी 40, अंदर था 40 माइनस H। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, अभी रफ काम कर रहा हूँ, है ना, इसलिए ध्यान कम दो। ये मान लो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फिर समझाऊंगा तुम्हें। अब 40 माइनस H, उसमें पारा बचा। अब नली के ऊपरी सिरे को उंगली लगाकर बाहर निकालिया तो पारा क्या बाहर नहीं निकलेगा, उंगली लगा ली ना ऊपर हमने, तो पारा बाहर नहीं निकलेगा। 40 माइनस H बचेगा, नली इसी पारे के बाहर निकाल, तथा नली में पारे का 20 सेंटीमीटर स्तंभ रह जाता है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब H भी 20 सेंटीमीटर हुआ। तो वायुमंडलीय दाब कैसे निकालें, इससे वायुमंडलीय दाब का क्या रिलेशन है। बेटा सोचकर बाद में बताएंगे, नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, है ना। सर वैसे नहीं होगा रो GH लेस देन 2T/R। नहीं हाँ, वो क्या होता है फार्मूला, 2T cos थीटा अपॉन R रो जी होता है। बेटा अगर ये H है तो इससे कैसे निकालूं मैं, वायुमंडलीय दाब कैसे निकालूं। नहीं सर, जैसे डेल्टा भी प्रेशर डिफरेंस उनमें रो GH जो प्रेशर डिफरेंस है वो 2TR से कम होगा 2T/R से, तो शायद ना नीचे वो वैसा बन जाएगा, बाहर ना निकले।
अच्छा, मतलब हम है ना इस क्वेश्चन को पहले बिल्कुल ना देखें। अच्छा, तू ये कह रहा है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि ये नली है, नली में कुछ पारा है, तो पारा नीचे से ऐसे हो जाएगा, यस ऊपर ऐसे होगा। पारे के साथ ये और प्रॉब्लम है, ये तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो 2T/R का कोई लॉजिक ही नहीं बचा। नहीं नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। अभी उधर रहने दे बेटा, इस क्वेश्चन को मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता कई बार, क्योंकि क्लास में क्या होता है, इतने स्पीड से सोचना पड़ता है कि कुछ भी गलती हो सकती है, तो हम उससे बचें। तो उससे अच्छा है उसे छोड़ दें। है भी या नहीं है क्लास में? जिसने पूछा वही भाग गया। हूँ सर। तो चलो बेटा, और कोई डाउट तो बच्चों ने भेजा नहीं है, और टाइम भी बहुत हो गया, तो कल तो टेस्ट दो, 11 बजे ऑर्गेनिक की क्लास लो, फिर टेस्ट दो। परसों शाम को 4 बजे हम लोग मिलेंगे, सिर्फ फिजिक्स की क्लास है बेटा, है ना। आपके ऐप में शेड्यूल कर दूंगा, ऐप में दिखाई देगा, वैसे ही आना है आप लोगों को। और मुझसे और कोई बेटा कम्युनिकेशन बनाना है, कोई भी बात हो मुझे SMS कर दो, व्हाट्सएप कर दो, ईशान सर को बोल दो, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्जाम ये मानकर चलो 1 अगस्त को होगा, ये मानकर मत चलो कि पोस्टपोन होगा, बस, ठीक है। ओके चलो, सर, थैंक यू। ओके, बाय बेटा।